क्वेश्चन नंबर 4, ट्रिग्नोमेट्री। ये सारे लेटर्स आपको अलग अलग ब्लॉक्स में लिखे हुए नजर आ रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि 12 lettered tiles spelling the word trigonometry are placed inside a bag। अच्छा, ये जो स्पेलिंग्स है ना, इसमें हमें जो चीज बेसिकली नोट करनी होती है वो ये होती है कि इसमें किसी लेटर की कोई रिपीटिशन तो नहीं है। तो रिपीटिशन होती है तो उसको फिर हम सोल्यूशन करते हुए खास तौर पे ध्यान में रखते हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर लेटर टी रिपीट हो रहा है, इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे और कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, ओ बी रिपीट हो रहा है, और यस आर भी रिपीटेड भी आ रहा है। ठीक है, बाकी लेटर्स मेरे ख्याल में एक ही दफा अपीयर हो रहे हैं, उसमें कोई रिपीटिशन नहीं है। चले, अब ये कह रहे हैं कि ये 12 लेटर टाइल्स स्पेलिंग्स हैं ऑफ दिस वर्ड आर प्लेस्ड इनसाइड अ बैग। अ टाइल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अब उन 12 में से हम एक टाइल जो है ना लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टाइल शोज अ लेटर आर। गिव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए विल बी इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं, किस चीज को हम कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है? चांसेस है। हाँ, चांसेस ऑफ अकरेंस। किसी भी इवेंट के अकरेंस के जो चांसेस होते हैं उसको हम उसकी प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि हम न्यूमरेटर में रखते हैं फेवरेबल इवेंट्स को। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई ट्रायल करेंगे, तो उसका कुछ आउटकम्स आएंगे। उन आउटकम्स में कुछ आपके डिजायर्ड जो रिजल्ट है उसके लिए फेवरेबल इवेंट्स होंगे, और बाकी डिनोमिनेटर में ना हमें टोटल आउटकम्स को रखना होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास कुछ लेटर्स हैं और वो टोटल कितने हैं? 12। आप चाहते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी बताएं कि जो टाइल आपने पिक की है इट शोज द लेटर आर। आर इसमें कितनी दफा आया? 2 टाइम्स। तो हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आर इन दिस इक्वेशन इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में मैं क्या लिखूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 12 है सर, टोटल 12 लिखेंगे। न्यूमरेटर में नहीं 12 लिखूंगा, 12 मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा। टोटल आउटकम्स डिनोमिनेटर में आता है। डिनोमिनेटर में 12 लिखेंगे, न्यूमरेटर में 2 लिखेंगे। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आर्स 2 थे और वो एक रिपीटेड लेटर में 2 दफा आर है, तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, अभी इन्होंने कहा था कि आपने अपना आंसर सिंपल फॉर्म में नहीं बताना है, आपने बताना है अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम 1/6 हो जाएगा। बिल्कुल, ये 1/6 फ्रैक्शन की फॉर्म है। कभी कभी ये कहते हैं कि आप आंसर ना परसेंटेज में बता दें, तो फिर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में भी आंसर बता सकते हैं कि इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी इतने परसेंट है। ओके, पार्ट बी में चलते हैं। ऑल द टाइल्स आर प्लेस्ड बैक इन द बैग। आपने एक टाइल उसमें से निकाली थी ना, इट वाज टेकन आउट, आपने वापस प्लेस कर दी। तो ऑल द टाइल्स आर प्लेस्ड बैक इन द बैग, इसका मतलब है कि वो सारी की सारी 12 टाइल्स इन द बैग आर इंटैक्ट। अ टाइल इज देन टेकन एट रैंडम एंड प्लेस्ड ऑन द टेबल। उसमें से आपने एक टाइल निकाली और उसको टेबल पे रख दिया। अब बाकी बैग में कितनी रह गई? एक टाइल आपने निकाल ली, रख दी, बैग में बाकी कितनी बची? 11। वेरी गुड। अब कह रहे हैं a second tile is taken at random and placed to the right of the first tile। अब बैग में कितनी बची? 10। गुड। A third tile is taken at random and placed to the right of the, हाँ अब 9 बच जाएंगी। ठीक है, ओके, आपने क्या करना है? Find the probability that in the order the tiles were placed on the table they spell get। ठीक है,
यानी फर्स्ट लेटर कौन सा आना चाहिए? जी जी आना चाहिए। तो पहली टाइल जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, उसके लिए हमें जी आने की प्रोबेबिलिटी देखनी होगी। जी कितने हैं 1/12 इसमें? एक है। वेरी गुड। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जी एट फर्स्ट प्लेस इज 1/12। सेकंड पे क्या आना चाहिए? ई ई आना चाहिए। ई ई भी कितने हैं 1 ही हमारे तो पास? हाँ एक ही है। तो अगेन 11 हाँ 1/11 वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, बस ये इस चीज का ख्याल रखना हमें, क्योंकि हम एक टाइल पहले से उसमें से रिड्यूस कर चुके हैं ना, तो अब टोटल नंबर ऑफ टाइल सेकंड एक्सट्रैक्शन के लिए 11 होंगी। अच्छा, अब थर्ड में आपको चाहिए टी। टी आने के चांसेस कितने हैं? 2 2 है, यानी फेवरेबल टाइल्स आपके पास 2 हैं। और टोटल कितनी है आपके पास? 10 10। वेरी गुड। अच्छा, आपने देखा मैंने इन फ्रैक्शंस को आपस में क्या किया? मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि सर इनकी मतलब इन सबको मिला के एक प्रोबेबिलिटी निकलेगी जो कि यानी गेट की ये होगी। जो तीनों लेटर्स है ना, ये एक साथ पिक हो रहे होंगे, वन विद द अदर। ठीक है, यानी आप लेटर्स किस तरह पिक करेंगे? अ जी एंड अ टी एंड एनी ऑफ द टी। ठीक है, तो जी एन ई एन टी आपको चाहिए होगा, तब आपको आपका लेटर, आपकी स्पेलिंग कंप्लीट होकर मिलेगी। और प्रोबेबिलिटी में याद रखें, जब आप किसी चीज को एंड करके बता रहे होते हैं ना, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी में दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो इसका मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए will get multiplied by probability of B। इसी तरह प्रोबेबिलिटी में बाज़ औक़ात और का वर्ड आता है, यानी दिस और दैट। जब और आएगा तो फिर वो प्रोबेबिलिटीज आपस में क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। ऐड हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास ये 5 नंबर्स हैं। ठीक है, what is the probability that you get an even number when you pick a number or you get an odd number? जब आप एक नंबर पिक करेंगे ना, तो या तो वो इवन होगा या फिर क्या होगा? और ऑड होगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आप कोई ऐसा नंबर पिक नहीं कर सकते कि जो एक ही वक्त में इवन भी हो और ऑड भी हो, तो एंड नहीं लग सकता। ठीक है, अब देखें, जब मैं इवन नंबर्स यहां से देखूंगा तो कितने नंबर्स हैं इवन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 बनेगी। जब मैं ऑड नंबर्स को देखूंगा तो कितने ऑड नंबर्स हैं यहाँ पर? 3 और दरमियान में ऑपरेशन हम कौन सा लगाएंगे? ठीक है, एडिशन का ऐड। लगाएंगे। यानी द नंबर पिक will either be an even number or it will be an odd number। तो अब आगे चल के हम देखेंगे क्वेश्चन में, जहां और वाली सिचुएशन आ रही होगी वहां हम एडिशन करेंगे, वरना जब एक साथ कुछ चीजों ने होना है तो वो एंड करके रिलेट हो रहे होंगे तो हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 6 हो गया, तो आपके पास आंसर 1/6 60 आ जाएगा। ये आपकी प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग a 3-letter extraction from the bag। The spellings of the 3 letters will be get, G-E-T, get। आगे चलें, अगर ये ठीक है क्लियर सर। हो गया तो। जी ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहे हैं vowels are the letters A, E, I, O and U। All other letters are consonants। All the 12 tiles are placed back in the bag। 2 tiles are taken at random without replacement। Without replacement का क्या मतलब है? मतलब वापस नहीं डाले। हाँ, तो जब आप पहली दफा कोई टाइल निकालेंगे तो आपके सामने कितनी टाइल्स होंगी? 12। कम हो जाएंगी सर जी। और जब सेकंड ड्रॉ करेंगे तो अब बैग में 12 नहीं होंगी, बैग में कितनी होंगी? 11।
11, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि कंप्लीट द ट्री डायग्राम। जब आप वो जो 12 लेटर्स है ना, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो क्या थे? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ये है वो स्पेलिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब आप इनमें से फर्स्ट टाइल जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जो आपके पास लेटर आएगा या तो वो वॉवेल होगा या फिर वो कॉन्सोनेंट्स में से कोई होगा। वॉवेल देखने यहाँ पे कितने 1 2 3 4, तो वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी इन्होंने क्या लिखी? 4/12। अच्छा, अगर वॉवेल नहीं आया तो कॉन्सोनेंट आएगा। कॉन्सोनेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8/12। वेरी गुड, 8/12, ठीक है। और इसका एक सिंपल रूल याद रखें, ये जो हम ये देख रहे हैं ना, इसको देखें, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ट्री डायग्राम है। ये ट्री डायग्राम में ये होता है कि आपके पास जो दोनों ब्रांचेस होती हैं, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, इनका सम हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, ये इंफॉर्मेशन ना फिर यूज होगी, अभी काम भी आएगी। सम ऑफ द टू ब्रांचेस, 2 हैं तो 2, वरना बाजू का एक एक्सपेरिमेंट में 3 या 4 ब्रांचेस भी होती हैं, तो मैं उसको जनरल फॉर्म में यूं लिख देता हूं, द सम ऑफ द ब्रांचेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और 1 आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, या 100% प्रोबेबिलिटी को 1 प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। ओके, अच्छा, अब इसी ब्रांच में ना आगे आप प्रोसीड करें। आपने पहले एक टाइल ली, वॉवेल आ गया, उसके बाद दोबारा आपने जो टाइल निकाली वो फिर एक वॉवेल था, तो इन्होंने अब 3/11 क्यों लिखा? क्योंकि सर वॉवेल कम हो और क्या कहते हैं जो टोटल के नंबर थे वो भी कम हो गए। वेरी गुड। अब आप बताएं, अगर पहली टाइल पे वॉवेल था और दूसरी टाइल पे कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो अब हम यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या तो लिखेंगे? 8/11। वेरी गुड। चलें, अब पहली पे कॉन्सोनेंट था और उसके बाद अब वॉवेल आ रहा है, क्या लिखेंगे? 4/11। गुड। और पहली पे कॉन्सोनेंट, दूसरी पे भी कॉन्सोनेंट, 7/11। चलो, इसका मतलब है आपको इसका अच्छा आइडिया है ना। तो ये आपके 2 मार्क्स का काम हो गया, बस ये सेक्शंस लिखने हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टाइल्स बोथ शो वॉवेल्स। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जहां आपकी दोनों जो टाइल्स है ना वो वॉवेल शो कर रही हों, तो वो उसके लिए हम कौन सी ले रहे होंगे सीक्वेंस? 4/12 और हाँ, 3/11। वेरी गुड। तो फर्स्ट टाइल 4/12 एंड सेकंड टाइल इज 3/11, ठीक है। तो ये दोनों मिला के कंप्लीट होगा ना हमारा एक्सपेरिमेंट। तो आपके पास ये आ जाएगा 132 और यहाँ पे 12 आ जाएगा। सो सिंप्लीफाई जब हम इसको करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12 1 12। जी, 12 1 12 1/11 सर। जी, 1/11 आ जाएगा, 1 1। तो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है 1/11, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन टाइल शोज अ वॉवेल। वन टाइल शोज अ वॉवेल, इसका मतलब क्या है कि आपके पास 2 टाइल्स होंगी ना, उनमें से कोई एक टाइल पे वॉवेल होना चाहिए। तो अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हो गई, या तो वॉवेल होगा फर्स्ट टाइल पे या फिर वॉवेल कहाँ होगा? सेकंड पर होगा। यानी 2 टाइल्स ली हैं, पहली वाली पे वॉवेल है और दूसरी वाली पे कुछ और है, वो अभी आगे देखते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहली
टाइल पे वॉवेल ना हो बल्कि वो दूसरी पर हो। इन दोनों केसेस में ये स्टेटमेंट ट्रू है कि वन ऑफ द टाइल शोज अ वॉवेल। अच्छा, अब दूसरी टाइल पे क्या होगा, एंड वन टाइल शोज अ कॉन्सोनेंट। तो अगर पहली पे वॉवेल है तो दूसरी पे कॉन्सोनेंट, और अगर दूसरी पे वॉवेल है तो पहली पे कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट मिलकर आपका एक ड्रॉ कंप्लीट होगा। या तो आपका ड्रॉ इस तरह का होगा, या फिर क्या होगा कि आपका पहला कॉन्सोनेंट और दूसरा वॉवेल मिलकर एक ड्रॉ कंप्लीट होगा। तो आपने यहां इस और को नोट किया। जी। Tiles will be selected either this way or this way to fulfill this statement। ठीक है, अब हम आते हैं यहां जी। पर फर्स्ट वॉवेल सेकंड कॉन्सोनेंट, कौन सी ब्रांच लेंगे? फर्स्ट वॉवेल सर 14 ओवर 12 पर 8 ओवर 11। वेरी गुड, ये वाली ब्रांच हो जाएगी। सो हम लिखेंगे 4/12 मल्टीप्लाइड बाय 8/11। या फिर हम ये वाली ब्रांच भी ले सकते हैं जिसमें फर्स्ट कॉन्सोनेंट एंड सेकंड वॉवेल है। तो उसके लिए हम लिखेंगे 8/12 मल्टीप्लाइड बाय 4/11। अब ड्रॉ या तो ये वाला होगा और सेकंड वाला होगा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, तो मैं अब इसको यहाँ लिख देता हूँ। हम यहाँ लिखेंगे 4/12 मल्टीप्लाइड बाय 8/11 और 8/12 मल्टीप्लाइड बाय 4/11। ठीक है, अच्छा दोनों सेम है तो इन द सेंस के डिनोमिनेटर के फैक्टर्स भी वही हैं, न्यूमरेटर के फैक्टर्स भी वही हैं, तो ये असल में 2 टाइम्स और ऐड हो रहे हैं। तो 4 × 8 डिवाइडेड बाय 12 × 11 हो जाएगा। तो अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से 4 1s 4 3s कर लेते हैं, और इसके अलावा तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 16/33। सही है, क्लियर है? जी। तो इस क्वेश्चन में एक तरह से पूरा प्रोबेबिलिटी वाला जो टॉपिक है ना हमारे सिलेबस का, वो इन्होंने एक दफा उसका एक रिव्यू करवा दिया है। ओके, क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये सीक्वेंस एंड नंबर सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5A 1 7 13 19 एंड 25। ये आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है। आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह ये सीक्वेंस आगे प्रोसीड हो रही है? ऐड 6 कर रहे हैं सर। वेरी गुड। तो अब कह रहे हैं कि फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। इसमें आपने ये करना है कि nth टर्म का मतलब है जनरल टर्म, एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस, उसके लिए आपने एक जनरल एक्सप्रेशन बनाना है। जी, कैसे बनाएंगे? सर n + 6 3 n, एक्सप्रेशन थोड़ा सा नहीं आता मुझे। मैं बताता हूँ, देखें। n + 6 कुछ होगा। हाँ देखें, ये जो नंबर मुस्तकिल ऐड हो रहा होता है ना, इसको आपने n से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको क्या करना है आपने? n से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट टर्म लाना चाह रहे हैं 1, तो n को आप 1 प्लेस करेंगे। n को आपने 1 प्लेस कर दिया, तो अब आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। जैसे अच्छा, n अगर को आप 1 जी फर्स्ट 6 आ जाएगा। आप फर्स्ट टर्म लाना चाह रहे हैं, n यहाँ पे रैंक ऑफ द टर्म को शो कर रहा है। ठीक है, n यहाँ किसको शो कर रहा है? रैंक ऑफ द टर्म को। तो अगर आप फर्स्ट रैंक वाली टर्म लाना चाह रहे हैं तो आप n को 1 रिप्लेस करेंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 6। लेकिन वहां पे क्या फर्स्ट टर्म लिखी हुई है? 1 लिखी हुई है। इस 6 को अगर मैं 1 बनाना चाह रहा हूं तो क्या करूंगा? -5 जी, -5 -5 करेंगे। तो आपका जनरल एक्सप्रेशन भी इसी तरह बनेगा 6n - 5।
ठीक है। अब आप उसके लिए यानी सेटिस्फेक्शन के लिए आप अगली वाली टर्म को चेक करें। अगर हम सेकंड टर्म लाना चाहेंगे तो n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? 2 रिप्लेस करेंगे, तो 6 2 12, -5 से क्या आंसर आ जाएगा? ठीक है, क्लियर हो गया? 7 हाँ जी। तो इसी तरह अगर आप थर्ड टर्म लाना चाहेंगे तो 3 रिप्लेस करेंगे, 6 3 18 -5 13। प्रोसीजर क्या है मैं दोबारा बताता हूँ। अगर सीक्वेंस ऐसी है जिसमें कोई एक स्पेसिफिक नंबर रिपीटेडली बस ऐड होता जा रहा है, तो जो नंबर ऐड हो रहा है उसको आप n से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर वही वाला नंबर आ जाएगा जो कि रिपीटेडली ऐड हो रहा था। ठीक है, ये नंबर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। उसके बाद आप ये देख लें कि आप जब अपनी फर्स्ट टर्म मिसाल के तौर पर बनाएंगे तो आपको क्या नंबर फर्दर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उस लिहाज से आप एक टर्म को देख के डिसाइड कर लें, वो सारी टर्म्स के ऊपर ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि एप्लीकेबल हो जाएगा। सही। ओके, अब कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई 251 इज नॉट अ टर्म इन दिस सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस चल रही है ना, ये बहुत आगे तक चलती चली जाएगी। अब इसका कोई नंबर 251 क्यों नहीं होगा, ये हमें बताना है। क्योंकि जो सर उससे पहले वाला सीक्वेंस होगा या उसके बाद वाला सीक्वेंस होगा वो जो है सब एक तरीके से सेंस स्टेटमेंट कैसे लिखी इन समझ, लेकिन मुझे पता है क्यों नहीं होगा। ठीक है, आप समझ गए। उसका एक तरीका ये है कि मिसाल के तौर पर आप 251 वाली टर्म लिखकर ना इसका रैंक फाइंड करने की कोशिश करें। जी ठीक है, इससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीक्वेंस की टर्म है या नहीं है? सर क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में आंसर आ रहा होगा वेरी या गुड, डेसिमल में? वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने सही बिल्कुल बताया। देखें, जो रैंक ऑफ द टर्म होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। रैंक ऑफ द टर्म हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। ओके, अब देखें, जब आप 5 को यहाँ मूव करेंगे ना तो वो यहाँ आकर इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास n विल बी इक्वल टू 257 डिवाइडेड बाय 6। अब 257 जो है ना, ये 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो क्या होगा? 42.8। हाँ, 42.8 या 42 होल और 5/6। तो ये मिक्स फ्रैक्शन शो कर रही है कि इट इज नॉट अ होल नंबर आंसर या पॉजिटिव इंटीजर आंसर नहीं है। So since the rank of this term is not a positive integer, therefore it should not be a term of the sequence. अगर ये सीक्वेंस की टर्म होती तो इसका रैंक एक पॉजिटिव इंटीजर आता। अब आप इसको सेंटेंस में फ्रेज कर लेंगे। हाँ सर, क्या कहते हैं मैं लिख देता हूँ, n is equal to 42 whole 5/6 shows that 251 is not a term of the sequence because n is not an integer for it। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। और हमेशा टर्म कोई गिवन नंबर सीक्वेंस की टर्म है या नहीं है, हमेशा इसी तरह चेक होगा कि आप सिंपली उसका रैंक निकाल के चेक कर लें। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर आंसर आ जाता है, हम कहते हैं कि इस टर्म की सीक्वेंस है और इस रैंक की सीक्वेंस यानी टर्म है। ओके, अब कह रहे हैं कि हियर इज अनदर सीक्वेंस। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, द pth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज p square plus 4। Write down an expression in terms of p for the pth term of these sequences। ठीक है, अब उसको देखते हुए
यानी अब इसकी pth टर्म इन्होंने बता दी है। pth टर्म का मतलब जनरल टर्म या nth टर्म है। अब ये वाली सीक्वेंस की इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए बाकी दो सीक्वेंसेस के लिए हमने जनरल टर्म बतानी है। अच्छा, अब आप सबसे पहले तो ये करें ना कि 5, 8, 13, 20 और 29 इसके साथ हम रिलेट करके देख लेते हैं कि -2, 1, 6, 13, 22 कैसे रिलेट हो रहा है। जी जी कैसे रिलेट हो रहा है? सर पहले इसमें क्या कहते हैं 3 ऐड हुआ, फिर नहीं, वो तो उसकी 3 सीक्वेंस है ना। और जैसे 5 और जी -2 का क्या रिलेशन है? 5 में 5 से और -2 का क्या? आप 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको -2 मिलेगा। जी ऐसा ही होगा। अगली टर्म जी वहां पर 8 है और यहाँ पर क्या है? 1 1 है। अगेन उस टर्म में से भी क्या सब्ट्रैक्ट हुआ? -7 7 हुआ। नेक्स्ट टर्म वहां पर 13 है, यहाँ पर 6 है, क्या सब्ट्रैक्ट हुआ? -7 तो इसका मतलब है ऊपर वाली सीक्वेंस की हर टर्म में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे? -7 7 को। तो नीचे वाली सीक्वेंस की टर्म्स बनती जाएंगी। तो अगर इसकी जी pth टर्म बनानी है तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? जो ऊपर वाली सीक्वेंस की pth टर्म है ना, उसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? सर तो इसकी pth टर्म बन जाएगी। क्लियर है? जी ठीक है। अच्छा, अब आप अगली सीक्वेंस पर आए। नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या है कि आपके पास वहां पर फर्स्ट टर्म 5 है, यहाँ पे टर्म है 7। तो इसका मतलब है कि क्या हुआ यहाँ पर? 2 प्लस हुआ। ऐसे ही हुआ। अच्छा, जी नेक्स्ट टर्म वहां पर 8 है, यहाँ पर 12 है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या ऐड हुआ? +4 4 हो गया। अच्छा, उससे अगली टर्म वहां पर 13 है और यहाँ पर 19 है, तो इट मीन 6 ऐड हो गया। एक और मैं लिख लेता हूँ। मतलब हाँ, 2 वैसे आप ऐड होता पैटर्न जा देख, रहा है, बढ़ता जा हाँ रहा है। हाँ, पैटर्न आप देख चुके हैं ना। तो यहाँ 28 है, इट मीन्स 8। ये आप देखेंगे 2 का टेबल चल रहा है, जी मल्टीपल ऑफ 2 ऐड होता जा रहा है। ये फर्स्ट टर्म थी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रीराइट करता हूँ, देखें, या सिर्फ इस पार्ट को रीराइट करता हूँ। वो फर्स्ट टर्म थी तो वो 2 टाइम्स 1 था। सेकंड टर्म थी तो 2 टाइम्स 2 हो गया, 4। तो थर्ड थी तो 2 2 3 टाइम्स 3 6 हो गया और फिर 4 हो गया। ठीक है। तो अब इस सीक्वेंस में क्या होगा? इस सीक्वेंस की pth टर्म ऐसे बनेगी कि जो ऊपर वाली सीक्वेंस की pth टर्म है ना, वो एज इट इज इंटैक्ट रहेगी, प्लस इसमें 2 टाइम्स द रैंक ऑफ द टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट टर्म के लिए रैंक 1 था, सेकंड टर्म के लिए रैंक 2 था, थर्ड के लिए 3 था, फोर्थ के लिए 4 था। pth टर्म के लिए रैंक क्या होगा? मल्टीप्लाई रैंक p ओ होगा ना। P होगा जी। ठीक है, तो इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिख लूं तो p² + 2p + 4। सही। ठीक है। ये चीजें बहुत आसान होती हैं। अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा इसमें शायद वो नहीं हो पाए, तो ये आप बहुत इजीली कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो जी इसमें आप ज्यादा वो नहीं, परेशान ना हो, ये आप इजीली इसको वर्कआउट कर लेंगे। ओके। तो बस वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, आप देखिएगा। अच्छा जी, अब हम इसके पार्ट सी पर आ जाते हैं। The diagram below shows the first 3 patterns in a sequence. The patterns are made from short diagonal lines. अच्छा, पैटर्न 1 आपने देख लिया, फिर पैटर्न 2 है, फिर उसके बाद पैटर्न 3 है। अच्छा, अब देखें पैटर्न 1 में ना डायगनली आपको एक लाइन नजर आ रही है, पैटर्न 2 में आपको डायगनली
2 लाइंस नजर आ रही हैं, और पैटर्न 3 में आपको डायगनली कितनी लाइंस नजर आ रही हैं? 4 नजर आ रही हैं। ठीक है, सॉरी 3 नजर आ रही हैं। अब हमें क्या करना है, पैटर्न 4 को ड्रॉ करना है। क्या होगा इसमें आपके ख्याल में? सर मैं स्क्रीन पे बना सकता हूँ, बिल्कुल बना के बनाइए, देखूं? बिल्कुल बनाइए, आप बनाइए, ट्राई कीजिए। काम कर, एक सेकंड। आप इसमें एनोटेट कर लेंगे, इसी पे कर लें आप ड्रॉ। सही सही। ये तो इसकी आउटर लाइन बना ली आपने, बिल्कुल सही बनाई। जी सही सही सही, ये भी सही है। ठीक, सर यहाँ तक होगा। हाँ बिल्कुल सही बनाया आपने, माशाल्लाह। बिल्कुल इसी तरह से ये पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसको जी इसको मैं वो कर तो दूं, मैं इसको इरेज? erase कर देता हूँ। जी कर जी दें। सर आपको नहीं हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। तो अब कह रहे हैं कि कंप्लीट द टेबल बिलो फॉर द नंबर ऑफ शॉर्ट लाइंस इन पैटर्न 4 एंड 5। पैटर्न 4 और 5 में जो नंबर ऑफ शॉर्ट लाइंस थी ना, उनके लिए आप इसको कंप्लीट करें। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे ना वो ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसको रेफर करना है। तो 3 4, ये भी 4 हो जाएंगी, और उसके बाद इस तरह से ये पैटर्न हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, अब फर्स्ट पैटर्न में शॉर्ट लाइंस 4 थी, सेकंड में 10 हो गई, थर्ड में 18 हो गई। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस किसका चल रहा है? +6, उसके बाद +6 +8 हुआ। +6 ठीक है, अब एक दफा इसको काउंट करके देख 10 हो लेते हैं। जाएगा। हाँ 10 होना चाहिए, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, तो आप देख लें एग्जैक्टली 10 के डिफरेंस से 28 आ गया। 5 में अब क्या होने वाला है? 30 नहीं बिल्कुल 40। +12 होने के बाद 40 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद कह रहे हैं कि फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी फॉर द नंबर ऑफ शॉर्ट लाइंस इन पैटर्न टी। अब आपको एक पैटर्न टी इन्होंने दे दिया है, जो कि टीएथ पैटर्न हम जिसको बोलेंगे, जिसका रैंक टी होगा। उसके लिए अब हमें एक जनरल एक्सप्रेशन बनाना है कि क्या होगा। जी, तो अब देखें, आपके पास +6 +8 +10 +12, इससे वो नंबर्स बनते जा रहे हैं। 4 10 और 18, हम इन 3 नंबर्स को लेके एनालाइज कर लेते हैं, तो हमें पैटर्न क्लियर हो जाएगा। 4 का रैंक क्या है? 4 का रैंक है सर 1। 1। ठीक है, और इसमें एडिशन कितना हुआ? फर्दर 3 का हो गया। सही है। जी 10 का रैंक कितना है? सर 3 का क्यों हुआ? देखिए ना, रैंक इसका फर्स्ट था, तो उसमें 1 आएगा, 1 अच्छा + 3 सही सही करके वो सही 4 बन गया। ठीक है, 10 के लिए रैंक कितना है? 2। 2। और ये इसमें ऐड हो रहा है
8 ऐड हो रहा है टोटल। तो हम यूं कर लेते हैं कि अगर हम इस 1 को स्क्वायर करें तो 1 स्क्वायर विल रिमेन 1 प्लस 3, 2 स्क्वायर विल बिकम 4। तो अब जो नंबर ऐड होगा वो 6 होगा, वो 3 से रिलेट हो जाएगा, उसका डबल हो गया। अच्छा, यहाँ पर रैंक 3 है। अगर मैं इसी पैटर्न को कंटिन्यू करके 3 को स्क्वायर करूं तो क्या आंसर आएगा? 9। और 9 में हमें फर्दर 9 ऐड करना पड़ेगा, तो इस तरह 18 बन जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हुआ, ये था 3 फर्स्ट टर्म में, तो 3 टाइम्स 1 था। अच्छा, उसके बाद 6 जो है वो असल में क्या था, 3 टाइम्स रैंक ऑफ द टर्म विच इज 2, और जो 9 था वो 3 टाइम्स रैंक ऑफ द टर्म 3 था। सही है। अब जब हम टीएथ टर्म की बात करेंगे तो सबसे पहले इसका रैंक टी है ना, टी पे एक स्क्वायर आप लगा दें, प्लस क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर लें जो इस टर्म का रैंक है, और वो टी है, तो 3 टाइम्स टी हो जाएगा। इस तरह इसका एक्सप्रेशन टी स्क्वायर प्लस 3t बन जाएगा हमारे पास। सही। अभी मैंने तो इसको जल्दी से कर दिया, हो सकता है आप थोड़ी सी वर्किंग करें, थोड़ा सा इस पे टाइम लगे, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। समझ तो आया है। हाँ, थोड़ा सा शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन 4-5 क्वेश्चन जब इस तरह के हम पास पेपर्स में कर चुकेंगे ना, हर साल ये क्वेश्चन आता है, तो वो अभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप उसको इंशाल्लाह आराम से कर लेंगे। अच्छा, अब ये आ रहा है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन। तो इसके लिए आपके पास यानी प्रोटेक्टर वगैरह और स्केल और कंपास, ये सब चीजें रेडी होनी चाहिए। मैं इसको ऐसे ही समझाऊंगा, फिर जाहिर है आप इसका या तो प्रिंट आउट ले लीजिएगा या पीडीएफ फाइल पे उसको ड्रॉ कर लीजिएगा। प्रिंट आउट लेके करें तो बाय हैंड ड्राइंग की प्रैक्टिस होगी, उसकी आप मुझे पिक्चर वगैरह भेजेंगे ना, तो उस पर फिर मैं कमेंट कर सकूंगा कि वो सही है या उसमें कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छा, कह रहे हैं कि ABC इज अ ट्राइंगल। अभी हमें A और B 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, C नहीं नजर आ रहा। With AC is equal to 6 centimeters and BC is equal to 9 centimeters। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना इस वक्त एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है AB, जिसमें AC 6 सेंटीमीटर्स है और BC 9 सेंटीमीटर्स है। आपने करना क्या है, AB has been drawn below using a ruler and a pair of compasses only, construct triangle ABC। आपको ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके बतानी है। तो मैं इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए फिलहाल हम ऐसे ही एक वो यूज कर लेते हैं सॉफ्टवेयर। तो मिसाल के तौर पर मैं ऐसे ही जो है ना रैंडमली एक लाइन AB इस पे ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से दिस लाइन इज AB, तो इस पॉइंट को हम A कह देते हैं, इस पॉइंट को हम B कह देते हैं। ठीक है, तो ओके। अब अच्छा, ऐसे ही था या मैंने उसको रिवर्स ड्रॉ कर दिया? हाँ, A ऊपर, रिवर्स कर दिया। A ऊपर है। ओके ओके ओके, तो ऐसे कर देते हैं कि A ऊपर है यहाँ पर और B हमें यहाँ पे रखना है। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन ये थी कि AC इज 6 सेंटीमीटर्स, तो हम एक स्केल ले लेते हैं और कंपास ले लेते हैं और उसको रख के 6 सेंटीमीटर्स जो है ना हम एक आर्क मेजर करके लगाएंगे। तो 6 सेंटीमीटर्स, ये तकरीबन 6 हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने इसको प्लेस करना है कहाँ पर? A पे प्लेस करना है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर एक आर्क मार्क कर देता हूँ। ओके, यहाँ से ये एक आर्क बन गई जो कि A से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। अच्छा, अब दूसरी आर्क जो हमें लेनी है वो है 9 सेंटीमीटर की, तो ये फर्दर बड़ी आर्क होगी। ओके, ये हमने 0 पे प्लेस किया। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं टिल 9 सेंटीमीटर। ओके जी, ये हो गया। अब हम इसको लेकर आएंगे B पर, और अब मैं इसको आर्क को यूं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लिया। यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना वो क्या होगा? D होगा।
हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक ए को भी लेकर आएंगे और हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक इस बी से भी लाइन लेकर आएंगे, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम नेम कर देंगे एज पॉइंट सी, where this distance is 6 centimeters, this distance is 9 centimeters. Clear? ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब कह रहे, इन्होंने कहा कि आप रूलर और पेयर ऑफ कंपासेस यूज करें, हमने उसी तरह करके कंस्ट्रक्ट कर दिया। मेजर एंगल BAC, ये जो एंगल बन रहा है ना BAC, अच्छा ये बताएं BAC में एंगल कहाँ बनेगा? अगर हम किसी एंगल, हाँ बिल्कुल, तो ए पे आपके पास जो एंगल बन रहा है उसको आपने मेजर करना है, ठीक है। तो मैं इसको मेजर कर लेता हूँ BAC, तो हम इसको ए पे प्लेस कर देते हैं, किसी एक तरफ इसको 0 से अलाइन कर लेते हैं, ये तकरीबन 0 से अलाइन हो गया जी। तो अब देखें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, हाँ 90 और 80 के मिड में है बिल्कुल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 70 नहीं, 80 और 90 के मिड में है, तो 80 और 95, 85। 85। तो अब मैं यहाँ पर एंगल को मार्क कर देता हूँ दैट दिस एंगल मेजर्स 85 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर जी। ओके अब उसके बाद कह रहे हैं कि a rectangular field has dimensions 220 meters by 350 meters each, correct to the nearest meters. Calculate the upper bound for the area of the field. अच्छा देखें, ये जो रीडिंग्स हमें दी गई है ना, इसमें करेक्शन या एस्टिमेशन हुई हुई है, और एस्टिमेशन हुई हुई है टू द नियरेस्ट 10 मीटर्स। अब आपको करना इन क्वेश्चंस में ये होता है, इस तरह के क्वेश्चंस में, कि जिस नंबर पे करेक्शन हुई हुई होती है ना उसको हमेशा हम हाफ कर देते हैं। हाफ कैसे किया जाता है? इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2 और आंसर क्या आएगा? 5। अब ये जो आंसर आया है, हाफ करना जरूरी क्यों होता है? असल में हमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड बनाना होता है ना, तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड इस तरह बनता है कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक डायमेंशन आपके पास 220 थी, अगर आपने उसका अपर बाउंड बनाना है तो इस हाफ को आप उसमें ऐड कर देंगे, तो ये इस डायमेंशन की या इस लेंथ का अपर बाउंड बन जाएगा। अगर आपने इसका लोअर बाउंड बनाना है तो आप उस हाफ को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इट शोज कि ये जो लेंथ है it was somewhere between 215 to 225 and it was made through, it was यानी passed through a correction of 10 meters, जिससे ये राउंड ऑफ होके फिर 220 मीटर्स बन गई। रेंज उसके लिए बनेगी 215 से 225 की। सेम हम करेंगे दूसरी रीडिंग के साथ भी, कि हमें 350 मीटर्स की लेंथ गिवन है, अपर बाउंड के लिए हम 5 ऐड कर देंगे और ये 5 असल में उसका हाफ है, तो जो भी वहां पर करेक्शन हुई हो उसका हाफ ही ऐड होगा, उसी के हाफ को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो द आंसर वी गेट फॉर अपर बाउंड्स इज 225 एंड 355। अब देखें, आपको जो आपसे जो रिक्वायर्ड है ना वो एरिया है, और एरिया का भी कौन से उनको बाउंड में रिक्वायर्ड है? अपर बाउंड में। सो एरिया फाइंड आउट करते हुए आप इन दोनों डायमेंशंस की कौन से बाउंड वाली लेंथ ले लेंगे? अपर बाउंड, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया आपको पता है ना, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ से निकाला जाता है, तो आप क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ दोनों में जो अपर बाउंड है उससे इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। बताइएगा कैलकुलेट करके क्या आंसर आ रहा है? जी सर, 79875 जी 79875 मीटर्स स्क्वायर, ये आपका इस पार्ट के लिए फाइनल आंसर है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी हर साल रिपीट होते हैं, अभी हम आगे के क्वेश्चंस में और भी देखेंगे, तो वहां पे और भी इंशाल्लाह मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके जी, तो अब हमारा न्यू पार्ट स्टार्ट हो रहा है, पार्ट सी। इसके अंदर आपको एक सर्कल गिवन है, सर्कल के अंदर आप देख रहे हैं कुछ लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं,
और कुछ एंगल्स वगैरह इस पे मार्क हुए हैं। कह रहे हैं 3 पॉइंट्स, द पॉइंट्स P, Q, R and S lie on the circumference of the circle. P, Q, R, S is a trapezium. ट्रिपीजियम क्वाड्रिलेटरल फिगर होती है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं और बाकी दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं, विद पी क्यू पैरेलल टू एस आर। ठीक है, और पैरेलल को ना ये देखें, एरो का सिंबल बना हुआ है ना, ये एरो का सिंबल इसलिए बनाया जाता है कि ये पैरेलल लाइंस को या पैरेलल डायरेक्शंस को शो कर दे। T is the point on SR such that QPT is 66 degree. ठीक है, QPT ये देखें, ये 66 का एंगल हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। QTR 75 and TQR 79. Find PTS, giving a reason for your answer. अब आपको सबसे पहले PTS फाइंड करना है, यानी ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक जी कितना होगा ये? PTS सर यहाँ से यहाँ तक होगा जी, ओ सॉरी गलत मैंने मार्क कर दिया। PTS ये वाला एंगल होगा, ये वाला PTS, हमें ये फाइंड आउट करना है जी। अच्छा अब देखें इन क्वेश्चंस में ना नहीं एक काम जी सर जी हमें ये करना होता है कि जो भी रिक्वायर्ड है ना उससे पहले हम गिवन क्वेश्चन में को वर्कआउट करते हैं और जो कुछ हम फाइंड कर सकते हैं ना पहले उसको मैक्सिमम फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि हमें 79 और 35 के दो एंगल्स पता है तो हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। आंसर होगा सर कितना? 66 का एंगल यहाँ पर आ गया। ओके, अब इसके बाद आपके पास पैरेलल लाइंस में ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 35। क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि सर वो उसका जो ऑपोजिट एंगल है उसके इसको एक तरीके से वो जो जी वाली जो थ्योरी होगी, हाँ ये जी प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक लाइन उनको ट्रांसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल इसको कहते हैं। So the angle formed here will be equal to this angle and these two angles will be called alternate angles, Z property. ठीक है, तो ये दो alternate angles हो गए। अच्छा, अब उस ट्राइंगल में भी आपको दो एंगल्स पता चल गए, तो आप ये वाला एंगल बता सकते हैं ये कितना होगा? ये 79 हो गया। अब आप अपने रिक्वायर्ड एंगल को फाइंड कर लेंगे, कैसे आएगा? 180 से 79 प्लस 25 माइनस करके उसको रीचेक करें। 79, हाँ 79 है, एग्जैक्टली 79 है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 35 66 जी 66, ये भी 66 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसका आंसर आपने लिखा 66। आपके बात अटक रही थी, क्या बोले सर? जी मैं कह रहा हूँ बस ये बोला कि इसका आंसर 66 आएगा, और अब हम इसकी रीजन क्या लिखेंगे? ये क्यों है 66? क्योंकि अच्छा, ये हमने वैसे बहुत लंबे तरीके से इसकी वर्किंग की है, वरना हम सिंपल ये भी कर सकते थे कि ये 66 और ये 66 भी आपस में रिलेट हो सकते हैं जी, है ना। तो उसकी रीजन हम सिंपल ये लिखेंगे कि दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, बस। ठीक है, ये तो हमें बताया गया था ना कि पी क्यू एंड एस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इस तरह जो एंगल बनते हैं दे विल बी ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, अब कह रहे हैं फाइंड पी टी क्यू। अब इस वर्किंग का फायदा ये होता है कि आपने बाकी भी एंगल्स फाइंड कर लिए हुए होते हैं, तो वो आप बता देंगे कि यहाँ कितना आ रहा है। बिल्कुल, वो 79 आ रहा है, उसके लिए कोई रीजन नहीं उनको चाहिए। ओके, अब कह रहे हैं कि कंप्लीट द स्टेटमेंट्स बिलो टू शो द ट्राइंगल PQT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RTQ। ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, congruent means they are almost equal or they are same. Angle PTQ is equal to angle PTQ which is 79 is equal to किसके इक्वल है? RQT।
मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, देखें पी टी क्यू 79 था, दूसरी ट्राइंगल में जी ये एंगल इक्वल है 79 के, और वो बन रहा है आर क्यू टी। जी ठीक है, ओके। नेक्स्ट पी क्यू टी, पी क्यू टी वो बन गया 35 का, वो किसके इक्वल होगा? जी सी क्यू टी से इक्वल होगा आर टी क्यू के। वेरी गुड, एंड रीजन अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि वो तो हमने अल्टरनेट पहले एंगल्स। हाँ जी देख लिया था। नंबर 3, अब आप थर्ड एक चीज बताएं जो इनकी कॉन्ग्रुएंसी के लिए जरूरी है। लाइन्स ऑफ पैरेलल। लाइन पैरेलल से नहीं कॉन्ग्रुएंट हो सकते। नहीं जी, क्यों सर? पैरेलल लाइन होना वो कॉन्ग्रुएंसी की रीजन नहीं हो सकती ना। जी साइड की लेंथ इक्वल है, इससे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होती है। तो कौन सी साइड है जो दोनों में कॉमन है? 79 सर लाइन, क्या कहते हैं, लाइन जो 79 के ऑपोजिट है। नहीं, देखें क्यू टी, क्यू से क्यू लेकर टी तक एक लेंथ है ना, टी। वो ऊपर वाली जी ट्राइंगल सर का वो भी पार्ट है, वो कॉमन नीचे वाली में। ट्राइंगल जी का है। जी तो बस ये एक कॉमन लेंथ हो गई, क्यू टी इज इक्वल टू क्यू टी, कॉमन साइड है। रीजन वैसे नहीं मांगी इन्होंने, लेकिन हम तो अब हम कहेंगे कि ट्राइंगल पी क्यू टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर टी क्यू एंड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन इज टू एंगल्स वन साइड। ठीक है, टू एंगल्स एंड वन साइड। सर इसके सारे एंगल्स भी इक्वल ही हैं। सारे एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन सारे एंगल इक्वल होने से ना कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं होती। सिमिलर ट्राइंगल्स के भी सारे एंगल आपस में सेम होते हैं। ठीक है, यानी अगर आप कहें ना कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो दे कैन बी कॉन्ग्रुएंट बट दे कैन ऑल्सो बी सिमिलर फिगर्स और ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए ना हमेशा कम से कम एक साइड लाजमी चाहिए होती है। तो कॉन्ग्रुएंसी किस तरह प्रूव होती है? या तो आप तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करें, या आप दो साइड्स और एक एंगल को करें, या कम से कम आप ये करें कि अगर दो एंगल्स हैं तो एक साइड का होना जरूरी है। लास्ट ये हो सकता है ना कि तीनों एंगल्स इक्वल हो, तो इससे कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव होती। इससे सिमिलैरिटी फॉर श्योर प्रूव हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंसी डाउटफुल रहेगी। कॉन्ग्रुएंसी के लिए साइड का प्रूफ होना जरूरी है। ओके, तो हम आज यहीं तक रोक देते हैं।